देखो, तो अब हम बात करेंगे आज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो रिजल्ट था आपके पास, जो हमारे पास यहाँ पे लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था। क्योंकि लाहौर कांग्रेस सेशन में जिसको प्रिसाइड किया गया, 1929 की बात कर रहे हैं, जिसको प्रिसाइड किया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू। और वहां पे जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया कि अब जो कांग्रेस का जो मेन एम रहेगा वो क्या रहेगा, पूर्ण स्वराज। फिर हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी इंडिपेंडेंस प्लेज की। ठीक है, इंडिपेंडेंस प्लेज जो ली गई थी कब, ऑन 26 ऑफ जैन 1930। तभी इस डेट की इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा, राइट। तो पूर्ण स्वराज को अचीव करने के लिए इसी सेशन में बोला गया था, लाहौर सेशन में, कि यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट करेंगे। किसकी लीडरशिप में, गांधी की लीडरशिप में। अब गांधी जी की लीडरशिप में स्टार्ट करेंगे, तो गांधी जी अब इसके बारे में सोच रहे थे कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा, जो ब्रिटिश हमसे क्या लेते हैं, साल्ट पे टैक्स लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साल्ट लॉ को ब्रेक करूंगा, जो हमारे पास क्या होगी, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगी। तो इंडिया में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है वो गांधी जी की डांडी मार्च से स्टार्ट होगी। जैसे ही गांधी जी डांडी मार्च स्टार्ट करेंगे टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो जाएगी। अब गांधी जी अपने आश्रम साबरमती आश्रम से निकलेंगे कितने, कौन सी डेट को, साबरमती आश्रम से निकलेंगे 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को ये साबरमती आश्रम से निकल गए, डांडी में पहुंच जाते हैं ये 5 अप्रैल को। बट 6 अप्रैल को ये गांधी जी क्या करेंगे, डांडी के शोर में जाके, किनारे पे जाके, और वहां पे क्या करेंगे, अपने हैंड में साल्ट लेंगे और वहां पे क्या कर देंगे, जिसको हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे जो है, जो साल्ट लॉ जो था वो ब्रेक हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या हो गया, आपके पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है एक्चुअल में बिगिन हो। अब जैसे गांधी जी ने ये डांडी मार्च करी थ्रू आउट इंडिया में भी, अब क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। जितने भी कोस्टल रीजन से वहां पे मोस्ट प्रोबेबली हमें सेम ये साल्ट मार्च और डांडी मार्च की तरह, जो मतलब डांडी मार्च को हम साल्ट मार्च बोलते हैं, तो साल्ट मार्च देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें तमिलनाडु रीजन में, तमिलनाडु रीजन में जो आपके पास साल्ट मार्च की गई, वो साल्ट मार्च को लीड कर रहे थे सी राजा गोपालचारी, राइट। इन्होंने जो ये साल्ट मार्च करी, कहां से स्टार्ट हुई, ये ट्रिचनोपोली से स्टार्ट होके लास्ट जाएगी बदरानियम तक। कौन सी कोस्ट की बात कर रहे हैं, तंजौर कोस्ट। अब तंजौर कोस्ट देखना जाके, राइट, ये लोकेशंस देखना। देन वी हैव नेक्स्ट जो आपके पास देखने को मिलेगी मालाबार रीजन में। अब मालाबार रीजन में जो आपके पास लीडर थे इस साल्ट मार्च के और साल्ट सत्याग्रह के, वो थे के कलप्पन। और के कलप्पन जो है वो एक और सत्याग्रह के लिए फेमस है, मतलब जो मेन लीडर थे आपके पास बैकॉम सत्याग्रह के। अब ये जाकर देखना कि बैकॉम सत्याग्रह क्या था, क्यों हुआ था। देखो, जब भी कोई सत्याग्रह वगैरह तुम पढ़ते हो तो हमेशा याद रखना, मैं पहले भी बोलता हूं, कि सबसे पहले देखो उसका बैकग्राउंड, उसका हिस्ट्री, कि उसके पीछे रीजन क्या था, कि ये रिवोल्ट क्यों हुआ, ये सत्याग्रह क्यों हुआ। ठीक है, अगर ये सत्याग्रह हुआ तो उसके लीडर, उसकी मेन पर्सनैलिटी, ठीक है, किसके अगेंस्ट था, ठीक है, किसके बीच में हुआ, बिटवीन, राइट, और लास्ट में उसका क्या रिजल्ट। बस ये चीजें देखनी होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना होता। ठीक है, तो मालाबार रीजन में के कलप्पन जो थे, जो बेकम सत्याग्रह के भी लीडर थे, उन्होंने क्या किया था, लीड किया था ये आपके पास साल्ट मार्च को टू ब्रेक साल्ट लॉ। ठीक है, तो इन्होंने कैलिकट से प्यानूर तक क्या किया था, आपके पास साल्ट मार्च की थी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आप आंध्र प्रदेश में।
अब आंध्र प्रदेश में देखो, आंध्र प्रदेश में भी क्या की गई, साल्ट मार्च की गई। कहाँ गया, अच्छा, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में भी क्या किया गया, सेम ऐसे साल्ट मार्च की गई। अब साल्ट मार्च तो की गई, बट यहाँ पे जो है ये साल्ट मार्च जो विलेजेस से कोस्ट की तरफ जा रहे थे। अब यहाँ पे देखो, विलेजेस से जब कोस्ट की एरिया की तरफ जा रहे थे, कोस्ट की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे इन विलेजेस के लोगों ने क्या किया, वेरियस जगह पे क्या किया, मतलब इस रास्ते के बीच में यहाँ पे एक कैंप्स की फाउंडेशन रख दी, मतलब कैंप्स जो है वो फॉर्म कर दिया। और उन कैंप्स को क्या बोला गया इनकी लैंग्वेज में, सिली ब्रम्स। ठीक है। और ये जो कैंप्स थे, जैसे मिलिट्री टाइप कैंप होते हैं ना, वैसे ये थे। अब सिली ब्रम्स को क्या कंसीडर किया जाने लगा, इनको मतलब एज अ हेड ऑफिस जो है ऑफ, हेड ऑफिस ऑफ साल्ट सत्याग्रह जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया। मतलब यहाँ पे इनको बना दिया हेड ऑफिस जो था साल्ट सत्याग्रह के। ये जो सिली ब्रम्स जो है वो फॉर्म किए गए थे, सिब्रम्स, नॉट सिलीब्रम्स, इट्स सिब्रम्स, ठीक है, SIBRUMS, ठीक है। इसके बाद देखो, तो अल्टीमेटली जब ये साल्ट मार्च हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी क्या किया, अब रिप्रेसिव मेजर्स लिया अगेंस्ट इंडियन लीडर्स के, ये जो सत्याग्रही थे। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करना स्टार्ट किया, जितने भी लीडर्स थे, नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब नेशनलिस्ट लीडर को अरेस्ट करना स्टार्ट किया, अगर बात करें तो 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को यहाँ पे क्या हुआ, 1930 की बात कर रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया, जिसने बोला था कि हमारा जो मेन एम रहेगा अब पूर्ण स्वराज रहेगा, क्योंकि प्रवोक इसी ने किया था, यहाँ पे अल्टीमेटम इसी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने ही, राइट। वहीं पे अगर बात करें 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को अरेस्ट किया गया किसको, आपके पास सी राजागोपालचारी को, जो कहां पे लीड कर रहे थे, तमिलनाडु में लीड कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब देखो वहीं पे क्या हुआ था 23 अप्रैल को, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। अब एक और पर्सनैलिटी को यहाँ पे अरेस्ट किया गया था 23 अप्रैल 1930, नाम सुना है इनका। अब देखो जिनका नाम मैं लेने जा रहा हूँ, आई होप आप बहुतों ने, मतलब सभी ने नाम सुना होगा, खान अब्दुल गफर खान, नाम सुना है इनका। खान अब्दुल गफर खान को अरेस्ट किया जाएगा, नाम सुना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, Yes. ऑन 23 अप्रैल को पेशावर अपसर्ज हुआ था। पेशावर समझते हो ना, पेशावर कहाँ पे है, पाकिस्तान में आज के टाइम पे। अब ये क्या थे, खान अब्दुल गफर खान, ये मुस्लिम थे, पठान थे, पठान मुस्लिम थे, और ये फॉलोअर थे किसके, गांधी के फॉलोअर थे। तो अब इन्होंने क्या किया, मतलब यहाँ पे जब ये डांडी मार्च चल रही थी, तो इस डांडी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहाँ पे लोगों को जो प्रोवोक किया, दैट मींस ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करी पेशावर रीजन में। अब पेशावर अब सर्च क्या था, इस पे भी आता, अब सुनो, खान अब्दुल गफर खान को और किस नाम से जाना जाता है, ये फाउंडर थे, ठीक है, फाउंडर है किसके, आपके पास एक इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे नॉन वायलेंट रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है स्टार्ट की थी, जिसको क्या बोला जाता था, खुदाई खिदमतगार। तो उसके फाउंडर है ये खिदमतगार, जो जनरली जिसको खुदाई खिदमतगार, खुदाई मतलब खुदा, गॉड, खिदमतगार की हम क्या है, उसके खिदमतगार है, जैसा वो बोलेंगे, भगवान जैसा बोलेंगे, अल्लाह जैसा बोलेंगे, हम उनका काम करेंगे, दैट मीन्स खिदमतगार का मतलब सर्वेंट्स। तो इसका मतलब सर्वेंट्स ऑफ गॉड, तो इसकी फाउंडेशन इन्होंने रखी। और इस मूवमेंट को एक और नाम से जाना जाता है, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट को, इस मूवमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं रीमा, रेड शर्ट मूवमेंट। अब रेड शर्ट मूवमेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस मूवमेंट के मतलब
यहाँ पे ये जो रेड शर्ट वाले जो थे इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स थे वो सब क्या करते थे, रेड शर्ट बियर करते थे, रेड शर्ट पहनते थे, तो इसका नाम पड़ गया रेड शर्ट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दैट मींस ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या किया था, एक्टिव रोल प्ले किया था किसमें, इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जब यहाँ पे लोग इनके साथ जो है सिविल डिसोबीडियंस कर रहे थे, मूवमेंट स्टार्ट हुई थी पेशावर में, किसकी लीडरशिप में, खान अब्दुल गफर खान की। तो यहाँ पे पेशावर अपसर्ज क्या हुआ, जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या बोला अपने सोल्जर्स को, मतलब आर्मी के सोल्जर्स को बोला कि क्या करो आप यहाँ पे क्या कर दो, लोगों पे फायर कर दो। ठीक है, कि आप यहाँ पे क्या कर दो, लोगों पे फायर कर दो। वहां पे कौन सी बटालियन थी, यहाँ पे थी गढ़वाल राइफल, गढ़वाल राइफल के सोल्जर्स थे। तो यहाँ पे गढ़वाल राइफल के सोल्जर्स ने रेफ्यूज कर दिया, बोला कि सर जनाब हम यहाँ पे फायर नहीं करेंगे। बोला क्यों नहीं करोगे, बोला ये हमारे भाई है, ये इंडियन है, हाँ ये हमारे भाई हैं, हम इन पे फायर नहीं करेंगे, जिसको बोला जाता है पेशावर अपसर्ज, राइट। तो इसी की वजह से फिर ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या किया, मतलब अपने कुछ ऑफिशियल्स को निकाल दिया था, ये जो जिन्होंने रिफ्यूज किया था इनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया था, इवन खान अब्दुल गफर खान को भी क्या किया था, अरेस्ट कर लिया था, राइट। तो ये हुआ था आपके पास पेशावर अपसर्ज। सेम गांधी जी को भी अरेस्ट किया गया ऑन 4th of May 1930 को, गांधी वॉज अरेस्टेड। इतना क्लियर, और कहां पे भेज दिया था, यरबड़ा जेल में। डन, इतना क्लियर हुआ। जी सर। चलो अब देखो ये तो हो गया जो मूवमेंट हुई कोस्टल रीजन्स में। मैंने क्या बोला कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये थ्रू आउट इंडिया में स्प्रेड हुई। ठीक है, मान के चलते आइसक्रीम की तरह जो है इंडिया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम मान के, अब देखो यहाँ पे कोस्टल रीजन्स में तो हमने बात कर दी कि यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, जो साल्ट मूवमेंट जो है साल्ट मार्च हुई। अब रह गया आपके पास ये जो कोस्टल एरियाज नहीं है, तो वहां पे क्या हुआ होगा, सबसे पहले वहां पे भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई इन अदर फॉर्म्स में। मतलब वहां पे अदर फॉर्म्स का मतलब कि नॉट इन द फॉर्म ऑफ साल्ट मार्च और साल्ट सत्याग्रह। अब यहाँ पे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अदर फॉर्म में स्टार्ट हुई, एक फॉर्म थी जो आपके पास एंटी चौकीदारी टैक्स मूवमेंट, एंटी चौकीदारी टैक्स मूवमेंट की फॉर्म में स्टार्ट। अब एंटी चौकीदारी टैक्स मूवमेंट ये जो स्टार्ट हुई भाई आपके पास कहां पे हुई, इन जमींदारी एरियाज में हुई, राइट, जमींदारी रीजन जो थे। अब यहां पे क्या हुआ, अब सबसे पहले मतलब एंटी, इसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, चौकीदारी टैक्स के अगेंस्ट। तो एक मूवमेंट स्टार्ट की गई, मतलब चौकीदारी टैक्स के अगेंस्ट जो है एक मूवमेंट स्टार्ट की गई जिसको बोल दिया गया चौकीदारी टैक्स मूवमेंट। अब ये चौकीदार कौन थे, मतलब देखो ये काइंड ऑफ जैसे होते हैं ना चौकीदार, एक और मतलब एक मैंने क्या बना दिया इधर एक चौकीदारी का इधर एक ब्रांच खोल दी, वहां पे लोगों को एम्प्लॉयड कर लिया और वो चौकीदार रख लिए, अब वेरियस रीजन में भेज दिया, कोई कहाँ पे, कोई कहाँ पे, कोई कहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो चौकीदारी जो थे ये क्या करते थे, एज अ सप्लीमेंट काम करते थे। सप्लीमेंट क्या, रूरल एरियाज में, इन रूरल एरियाज में ये क्या करते थे, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या करते थे रूरल एरियाज में अपने पुलिस डिप्लॉय नहीं करते थे, ये इनको पुलिस फोर्स चाहिए होती थी कौन से एरियाज में, अर्बन एरियाज में जो मोस्टली पॉपुलेटेड एरियाज है और जहां पे ये ज्यादा मतलब क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। क्योंकि इनको पता था कि कभी भी ये हमारे अगेंस्ट इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है, हमारे अगेंस्ट जो कोई भी मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली हमें वहां पे अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस फोर्स तो चाहिए। तो ये मोस्ट प्रोबेबली पुलिस फोर्स जो था अपने कैपिटल के अराउंड ही डिप्लॉय करते थे। अब ये जो दूर के जो रूरल एरियाज थे जहां पे पता है कि ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन नहीं होगी, वहां पे ब्रिटिशर को सब पता होता था,
वहां पे ये क्या करते थे, उन रूरल एरियाज में इन चौकीदारों को एम्प्लॉयड कर देते, मतलब डिप्लॉय कर देते थे। उन रूरल एरियाज में ये चौकीदार को डिप्लॉय कर दिया जाएगा, और ये कैसा काम करेंगे, एज अ पुलिस, इनको पुलिस की तरह ये काम करेंगे वहां पे, मतलब पुलिस की सारी पावर दी जाएगी इनको। तब देखो बात क्या थी कि बोला ये जो चौकीदार को एज अ पुलिस जो है डिप्लॉय किया जाता था इन रूरल एरियाज में, अब इनको जो सैलरी पे की जाती थी, फ्री में तो काम करेंगे नहीं है ना, अब इनको जो सैलरी पे की जाती थी वो कहां से पे की जाती थी, अब टैक्स जो है लिवाई किया जाएगा, कहां से, इन्हीं उसी रूरल एरिया के रीजन से, ठीक है। दैट मीन वहां के पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करके फिर क्या करेंगे, उससे जो रिवेन्यू कलेक्ट होगा वहीं से इन चौकीदारों की जो है सैलरी पे की जाएगी। अब यहाँ पे ये रूरल लोग बोलने लगे कि जो रूरल एरिया में जो लोग रहते थे बोलते कि यार ये हमसे ही पैसे ले रहे हैं और हमें डिप्रेस करने के लिए जो है उस पैसे का यूज कर रहे हैं, बोले ये तो हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब उन रीजंस में क्या हो गया, एंटी चौकीदारी मूवमेंट जो है वो टैक्स मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गई। तो एंटी चौकीदारी टैक्स मूवमेंट जो है ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुई वो कहां पे हुई, बिहार में, फर्स्ट बिगिन इन बिहार, राइट। तो इस मूवमेंट को एक और नाम से बोला गया, रेजिग्नेशन ऑफ चौकीदार, रेजिग्नेशन ऑफ चौकीदार के नाम से भी जाना गया, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करें बिहार में, बिहार के पटना में, नाम सुना है लालू प्रसाद यादव, ठीक है। लालू प्रसाद यादव की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आई थिंक रीमा को पता भी होगा, जब क्लास में बात करी थी एक बार क्या हुआ था, अमित शाह जब लालू प्रसाद यादव वॉज, अगर बात करें वहां पे सीएम थे ऑफ बिहार में, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये अमित शाह जी गए होंगे बिहार में। तो बिहार में जब गए तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे वो लिफ्ट में जा रहे होंगे तो उनकी लिफ्ट जो है रुक गई, वायर टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से लिफ्ट जो है वो बंद होगी। यहाँ पे अमित शाह जी ने क्या बोला, बोला कि ये जो आपके पास इसके पीछे जो है वो किसका हाथ है, इसके पीछे हाथ है लालू प्रसाद यादव का, कि ये जो हुआ, उन्होंने स्टेटमेंट दी मीडिया में, ठीक है। पता नहीं वीडियो होगी वो की नहीं होगी, बट मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर लालू प्रसाद यादव का जब रिटर्न में रिप्लाई आया तो लालू प्रसाद यादव बोलते, ही सेड हमारे बिहार की जो लिफ्टें हैं वो आदमियों के लिए हैं, गैंडों के लिए नहीं। तो मतलब उन्होंने अमित शाह को गैंडे के नाम से जो है मतलब उनको रिप्रेजेंट किया। तो देख लो अब भाई साहब, अमित शाह जैसे पावर में आया चारे घोटाले में उसको फंसा दिया, है ना। बोला तू गैंडा बोलेगा हमें तो हम तेरे को कैसे छुड़ेगा, तेरे को चारे घोटाले में फंसा देंगे, है ना। तो ऐसा भी होता है, तो जिसके पास पावर है वही रूल करता है, वही राजा होता है, राइट। बट चलो अब देखो, एंटी चौकीदारी मूवमेंट जो है वो बिहार में सबसे पहले स्टार्ट होगी, और पटना में जो मेन लीडर जो इमर्ज होंगे इस मूवमेंट में वो आपके पास राजेंद्र प्रसाद है, अब्दुल बारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड अब्दुल बारी, ये होंगे, ठीक है। क्लियर इतनी बात। वहीं पे अब बात करते हैं असम में। ये तो बात कर दी हमने एंटी चौकीदारी मूवमेंट जो स्टार्ट हुई बिहार में। अब असम में जो मूवमेंट स्टार्ट हुई वो ही एंटी कुनिनगाम सर्कुलर एगिटेशन और सर्कुलर मूवमेंट, राइट। अब देखो, लॉर्ड कुनिनगाम वाइसरॉय थे। अब भाई साहब ने क्या किया, एक सर्कुलर जो है, एक ऑर्डर जो है इशू कर दिया असम में। असम में एक ऑर्डर इशू कर दिया जिसमें क्या बोला कि मतलब जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको प्रोहिबिट कर दिया। प्रोहिबिट क्या कर दिया, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। बोला कि तुम किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करो। अगर तुम कहीं भी हमें पाएगे कि तुम किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड हो तो उसी टाइम पे तुम्हें क्या कर दिया जाएगा,
वहां से रेस्ट्रिगेट कर दिया जाएगा। मतलब तुम्हें अब कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगी, तुम्हारी पढ़ाई वहीं पे बंद कर देंगे। तो ये एक सर्कल जो है सर्कुल जो है वो रिलीज किया किसने? कुनिनगाम ने इशूड किया ऑर्डर, कुनिनगाम ने। अब इस सर्कुलर के अगेंस्ट जो है अब वहां पे जो है स्टूडेंट्स ने, असम में स्टूडेंट्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट करी। किसके अगेंस्ट? उस सर्कुलर के अगेंस्ट जो इशूड किया गया बाय कुनिनगाम, ठीक है, लॉर्ड कुनिनगाम। तो उस मूवमेंट को हम नाम दे देंगे एंटी कुनिनगाम सर्कुलर एगिटेशन। तो ये बात क्लियर हुई कि ये क्या था। यहाँ पे स्टूडेंट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि आप किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट में एसोसिएट नहीं होंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का पार्ट नहीं बनोगे, राइट। तो ये बात क्लियर। चलो इसके बाद अब बात करते हैं। यस हाँ ठीक है, अब बात करते हैं एक मैडम की। अब जाके इस मैडम के बारे में सर्च करना, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब जिस मैडम की बात हम कर रहे हैं, अनुराग क्या हाल है? अब इस पर्सनैलिटी के बारे में बढ़िया सर, बढ़िया। ओके ओके, रानी गाजी नीलू। अब इस मैम की पर्सनैलिटी के बारे में आप जाके सर्च करना कि ये कौन थी। इतनी सी बात बताता हूं, मतलब अगर बात करें ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर जो है इंडिया का, वहां पे अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगर स्प्रेड हुई है तो वहां पे भी स्प्रेड हुई थी, जिनमें एक लीडर थी रानी गिदनीलू, जिनकी वजह से ये स्प्रेड हुई थी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये इनकी वजह से ये जो मूवमेंट स्प्रेड हुई कहां पे? नागालैंड में, ठीक है। ये गांधी जी की फॉलोअर थी। अब तुम खुद ही सोच लो, ये शी वाज 16 ईयर्स ओल्ड, 16 साल की थी जब इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया। जब ये अरेस्ट हुई थी, अरेस्ट कौन से ईयर में हुई थी? अरेस्टेड इन 1932। इवन इनको रिलीज भी कब किया गया? आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इन 1947 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको रिलीज किया। तो 1932 से 15 साल तो इन्होंने कहां पे बिता दिए? पुलिस में ही बिता दिए, मतलब जेल में बिता दिए। तो यहाँ पे देखो इनको अरेस्ट किया गया था, ठीक है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी गई थी 1932 में। फिर जवाहरलाल नेहरू जब इनसे मिले थे, कहां पे मिले थे? जवाहरलाल नेहरू इनसे मिले थे शिलोंग जेल में। शिलोंग जेल में कहां पे? कब? इन द ईयर ऑफ 1937 में। तब इन्होंने टाइटल दिया था इस मैडम को रानी गाजी, मतलब रानी का टाइटल जो किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये बात क्लियर हुई। तो ये थी Yes. आपके पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो जिस फॉर्म में, मतलब सारी फॉर्म जिस भी फॉर्म में ये स्प्रेड हुई। साल्ट फॉर्म में भी हुई, साल्ट मार्च के फॉर्म में। कहीं पे हमने देखा यहाँ पे आपके पास एंटी चौकीदारी मूवमेंट, ठीक है, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, गवर्नमेंट मूवमेंट हो गया, या यहाँ पे आ गया एंटी कुनिनगाम सर्कुलेशन मूवमेंट, ठीक है। तो ये थी आपके पास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे एक हमने बात करी थी लास्ट टाइम कि आपके पास सिविल डिसोबीडियंस, मतलब यहाँ पे ये जो लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था उससे पहले एक मैनिफेस्टो हुआ था, दिल्ली मैनिफेस्टो। अब दिल्ली मैनिफेस्टो क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, अनाउंस किया गया था कि जितने भी, लॉर्ड इरविन ने अनाउंस किया था कि यहाँ पे क्या की जाएंगी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी कि जिसके थ्रू जो है अब इंडियंस की जो है आपकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकेंगे, राइट। तो इसी जो अनाउंसमेंट हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में, उसके रिजल्ट में यहाँ पे दिल्ली मैनिफेस्टो आएगा। दिल्ली मैनिफेस्टो जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर जब आके मिले इस अनाउंसमेंट के बाद ऑन 2 नवंबर को, 2 नवंबर 1929 को, और वहां पे इंडियन नेशनल लीडर ने दिल्ली में क्या डिसाइड किया
कि अगर हम इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पे जो हमारा मेन मोटिव जो रहेगा, जो हमारा मेन टॉपिक जो रहेगा डिस्कशन का, वो यही रहेगा। हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सीधी सी बात बोलेंगे कि आप हमें ये बताओ कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस कब प्रोवाइड कर रहे हो और उसके लिए क्या आप मतलब आपने यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंटेशन की है स्कीम, उनके बारे में हमें बताओ। तो वो था हमारे पास दिल्ली मैनिफेस्टो, राइट। तो अब यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या होगा, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। ये अब देखो, ये तीनों की तीनों जो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई है, तीनों की तीनों हेल्ड हुई है लंदन में, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी लंदन में हेल्ड होगी। ये इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 12 नवंबर 1930 से आपके पास 19 जैन 1931 तक रहे। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक रहेगा। और ये तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहां पे हुई, लंदन में हुई, जिनका मेन, अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें क्या करना है, डिस्कस करना है कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड ऑफ इंडिया, टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड ऑफ इंडिया। हमें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड को डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट होगी। देखो अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि चेयर कौन करेगा इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को। तो चेयर जो की जाती थी बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पे जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे आपके पास रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है। ये नाम आप भूलोगे नहीं, मैकडोनल्ड बर्गर भी खाते हो ना, तो मैकडोनल्ड, ठीक है। राम से मैकडोनल्ड वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, ठीक है, जब आपके पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड हुई थी। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इसको बॉयकॉट किया गया बाय द ब्रिटिश, सॉरी, बाय आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब देखो ना, मैं तुम्हें पहले बोलता हूँ, अगर कोई भी इंसिडेंस होता है या फिर कोई भी मतलब कोई भी बैटल हुई, वॉर हुआ, ये कॉन्फ्रेंसेस हुई, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है ना। जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो इसके पीछे रीजन था जो यहाँ पे ब्रिटिश द्वारा बॉयकॉट किया गया, क्या, साइमन कमीशन, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन भी था कि इनको क्यों किया जा रहा था, यहाँ पे ब्रिटिश चाहते थे कि इंडियन लीडर्स के साथ नेगोशिएशन की जाए, उसका कोई ना कोई रिजल्ट भी रहा होगा। अब अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका रिजल्ट था फेल्ड, मतलब कोई भी लास्ट में कोई रिजल्ट नहीं निकला, राइट। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बट यहाँ पे क्या हुआ, इसके लास्ट में यहाँ पे 2 इनिशिएटिव्स लिए गए, 2 इनिशिएटिव्स लिए गए किसके द्वारा, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जिन इनिशिएटिव्स को एक पेपर पे लिख दिया गया और उस पेपर को नाम दिया गया कमांड पेपर, राइट, कमांड पेपर। अब यहाँ पे क्या बोला, 2 इनिशिएटिव, क्या, एक तो बोला कि अब क्या किया जाएगा, इंडिया में फॉर्मेशन की जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द इंडियन स्टेट। बोला कि ब्रिटिश इंडिया की जितनी भी प्रोविंसेस है, मतलब ब्रिटिश की जितनी भी प्रोविंसेस है इंडिया में, और जितनी भी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स है, एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, इंडियन स्टेट्स, मतलब जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके, उनको मिला के हम क्या करेंगे, यूनाइट करके एक फेडरेशन बना देंगे, उसका फेडरेशन का नाम होगा ऑल इंडिया फेडरेशन। सेकेंडली इन्होंने क्या बात करी कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म की जाएगी एट द सेंटर, कि हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की फाउंडेशन रखेंगे एट द सेंटर, राइट। तो ये बात हुई। अब देखो आईएनसी ने क्या किया था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस
को फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसको बाइकआउट किया था। अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ निकला नहीं। ब्रिटिशर ने क्या बोला कि यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन की फाउंडेशन रखेंगे, साथ में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की फाउंडेशन रखेंगे यहाँ पे क्या सेंटर में। तो यहीं पे देखो अब इसके रिजल्ट में थोड़े से ब्रिटिशर तो आएंगे। अब ब्रिटिशर बोलेंगे कि यार इन्होंने तो हमारे साथ गलत किया, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, गांधी इरविन पैक्ट साइन होगा, क्योंकि ब्रिटिशर को भी लगेगा कि हमें क्या चाहिए यार, इनके साथ नेगोशिएशन करनी है। तो भी यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट साइन होगा, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से। ये कब साइन होता है? ऑन 5 मार्च 1931 को। अब क्या हुआ था, आफ्टर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसे एंड होती है, उसके बाद अब गांधी और इरविन के बीच में नेगोशिएशंस और टॉक जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इनके बीच में फर्स्ट नेगोशिएशन जो हुई थी वो 14 फेब, मतलब फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो 14 फेब 1931 को हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो थे मेन, ये जो गांधी इरविन टॉक जो स्टार्ट हुई थी, इसके पीछे जो मेन एफर्ट थे वो थे आपके पास सर टीवी सप्रू, जिनकी एफर्ट की वजह से ये स्टार्ट हुई थी, एंड सर एमआर जयकर। ये दो लीडर थे जिनकी वजह से ये मूवमेंट, सॉरी, ये जो इनके बीच में नेगोशिएशन और ये वार्तालाप जो स्टार्ट हुआ था, किसके बीच में? गांधी एंड लॉर्ड इरविन के बीच में। और बाद में इनके नेगोशिएशन जो भी इनके बीच में वार्तालाप हुआ, फिर बाद में उसको क्या कर दिया गया, एक डॉक्यूमेंट में राइट कर दिया गया। डॉक्यूमेंट में मतलब लिख दिया गया, और इन दोनों को फिर इस डॉक्यूमेंट को दोनों ने साइन किया, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट को जब साइन किया गया तो वो 5 मार्च 1931 को किया गया, जिसको हमने क्या बोला, गांधी इरविन पैक्ट, राइट। यही बात करी, जिसको और किस नाम से बोला, दिल्ली पैक्ट के नाम से बोला, राइट। ये कब साइन हुआ हमारे पास? 5 मार्च 1931 को, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो था आपके पास फर्स्ट पैक्ट था जो साइन हुआ था बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कांग्रेस के बीच में, जिसमें मतलब देखो फर्स्ट पैक्ट था, पहले भी हुए होंगे, बट मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये फर्स्ट पैक्ट था जहां पे आईएनसी और ब्रिटिश जो थे दोनों सेम फुट पे थे, सेम स्टेप पे थे। इसका मतलब क्या कि दोनों की सेम पोजीशन थी। यहाँ पे गांधी ने भी अपनी तरफ से, दैट मींस आईएनसी ने भी अपनी तरफ से डिमांड्स रखी, तो वहां पे ब्रिटिशर ने भी अपनी तरफ से डिमांड रखी, और दोनों की डिमांड तभी फुलफिल हुई, मतलब जब एक दूसरे की डिमांड्स को इन्होंने माना, तभी ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो अब देखो, अब गांधी इरविन पैक्ट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैक्ट और अकॉर्डिंग टू दिल्ली पैक्ट कर लेते हैं। दिल्ली पैक्ट ऑफ 1931। अब यहां पे देखो, अकॉर्डिंग टू इस पैक्ट के अंदर, अब देखो कांग्रेस ने भी साइन किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी साइन किया। अब देखेंगे कि क्या हुआ। अब कांग्रेस ने क्या बोला, कांग्रेस मतलब जिसपे कांग्रेस जो है एग्रीड कर गई, ठीक है, और साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट भी एग्रीड कर गई। अब कांग्रेस किस किस क्या क्या डिमांड मान ली उन्होंने, कि हम क्या कर देंगे, अब विड्रॉ कर देंगे, क्या जो मूवमेंट इंडिया में चल रही थी, विड्रॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इमीडिएटली। जैसे ये पैक्ट साइन हुआ उसके बाद जो है क्या किया गया, उसके तुरंत बाद जो है आपके पास विड्रॉ कर दिया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एंड कर दिया गया, ठीक है। कौन सी फॉर्म में, मतलब जितनी भी फॉर्म्स, इन ऑल रिस्पेक्ट, जिस भी फॉर्म में, जिस भी रिस्पेक्ट में ये स्टार्ट हुई थी, सभी रिस्पेक्ट में, चाहे वो एंटी चौकीदारी स्ट्रगल था, व्हाटसोएवर, ठीक है, सभी रिस्पेक्ट में क्या कर दिया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दिया गया। सेकंड, दे एग्रीड कि हम क्या करेंगे, अब पार्टिसिपेट करेंगे, किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। और यहीं पे डिसाइड हो गया कि गांधी जो है इस केस में क्या करेंगे, मतलब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आईएनसी को, मतलब सोल रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी थे आईएनसी के, कौन, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी। और यहीं पे साथ में बात करी कि हम क्या कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे। विड्रॉ क्या,
ऑफ द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, विड्रॉ किया जाएगा बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स को। ठीक है, ये भी बात कर दी कि ये सारी चीजें जो है हम क्या कर देंगे, बॉयकॉट, मतलब ये जो डिमांड थी जिन पे कांग्रेस ने एग्रीड किया, राइट। इसके बाद बात चलते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है हम भी क्या कर देंगे, विड्रॉ कर देंगे। विड्रॉ कर देंगे क्या, द ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंसेस मींस द टेम्परेरी लॉ। ठीक है, ऑर्डिनेंसेस जो प्रोमलगेट किए गए थे ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे, मतलब सिविल डिसोबीडियंस के रिलेशन में उसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अगेंस्ट, मतलब जब यहाँ पे स्टार्ट की गई थी तो इंडियंस के अगेंस्ट जो ऑर्डिनेंस इशू किए गए थे उनको क्या कर दिया जाएगा, विड्रॉ कर दिया जाएगा। साथ ही में क्या बोला कि हम क्या कर देंगे, आपके जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, राइट, उनको भी रिलीज कर दिया जाएगा। बट यहां पे देखो, अब 14 फरवरी 1931 को ये नेगोशिएशन इनके बीच में टॉक जो थी बिगिन हुई थी, जो एंड होती है आपके पास 5 मार्च 1931 को जाके। तो ये जब मीटिंग्स चल रही थी यहाँ पे गांधी और इरविन के बीच में, देन इस टाइम पे गांधी ने बात करी थी कि रिलीज कर दिया जाए सुखदेव को, राजगुरु को एंड भगत सिंह को। तो यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटी ने जब रिप्लाई किया, बोला ठीक है अगर आप बोल रहे हो कि रिलीज कर दिया जाए आपके प्रिजनर्स को, तो बोला ठीक है हम क्या करेंगे, आपके उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे जिनके अगेंस्ट कोई भी एलिगेशन नहीं है वायलेंस का। अगर किसी भी प्रिजनर के अगेंस्ट अगर वायलेंस एलिगेशन नहीं होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। अगर बट उस प्रिजनर के अगेंस्ट वायलेंस एलिगेशन हुआ तो उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। इसी वजह से क्या हुआ था, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को रिलीज नहीं किया गया था, क्योंकि उनके अगेंस्ट जो थे वो वायलेंस के एलिगेशंस लगे थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर? यस सर। और साथ ही में ब्रिटिश एग्री कर गए कि हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे लैंड, रिटर्न कर देंगे लैंड। कौन सी लैंड, जो हमने क्या कन्फिस्केट की है, मतलब जिसपे हमने क्या किया है, अपना कब्जा किया है। बोला बट कौन सी लैंड जो हमने कन्फिस्केट की है उसको रिटर्न तो कर देंगे, किस केस में करेंगे, बोला अगर वो हमने सोल्ड नहीं कर दी है थर्ड पार्टी को। अगर वो सोल्ड नहीं की होगी थर्ड पार्टी को तो हम रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम रिटर्न नहीं करेंगे। क्लियर? और बोला साथ ही में हम क्या करेंगे, कंपनसेट भी देंगे और इंडेमनिटीज भी पे करेंगे, किसको, हाँ जी क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि पे किया जाएगा इंडेमनिटीज टू दोज, ठीक है, जिनको क्या हुआ है, जो सफर्ड हुए हैं इस मूवमेंट में, जिनको किसी भी टाइप का लॉस हुआ है इस मूवमेंट में, ठीक है, थ्रू आउट मूवमेंट में, उसको क्या करेंगे, इंडेमनिटीज पे करेंगे। कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये हुआ था, ये आपके पास गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट के बीच में। ठीक है, इसके बाद ये पैक्ट साइन हुआ। देन आफ्टर, अब यहाँ पे 1931 का कांग्रेस, यहाँ पे क्या हुआ, स्पेशल कांग्रेस सेशन हुआ। इसके बाद स्पेशल कांग्रेस सेशन, ये कब हेल्ड हुआ, ऑन 29 ऑफ मार्च 1931 को। आफ्टर किसके बाद हुआ, दिल्ली पैक्ट के बाद हुआ। तो देखो दिल्ली पैक्ट के बाद सेशन हुआ, कहां पे हेल्ड हुआ, ये कराची में हुआ। इस सेशन को हेल्ड करने के पीछे रीजन ही क्या था कि यहाँ पे कांग्रेस को क्या करना था, रेक्टिफाई करना था दिल्ली पैक्ट को और गांधी इरविन पैक्ट को। रेक्टिफाई करना था गांधी इरविन पैक्ट को, ये क्या करना चाहते थे,
रेक्टिफाई करना चाहिए। रेक्टिफाई का मतलब कि उसको एग्री करेंगे कि हाँ हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, राइट। तो उसके लिए जो है ये स्पेशल कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ था, कहां पे, कराची में, ठीक है। और इसको जो है प्रिसाइड किया गया था बाय सरदार पटेल द्वारा, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो मैं सरदार पटेल ही लिख रहा हूं, ठीक है, सरदार पटेल। क्लियर बात। अब देखो इस कराची सेशन में, अब देखो यहाँ पे और क्या याद रखना है। अब इस कराची सेशन में आईएनसी ने अडॉप्ट किए दो सिग्निफिकेंट, एक तो इन्होंने क्या किया, रेटिफाई किया गांधी इरविन पैक्ट को। सेकंड इन्होंने क्या किया, दो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए। दो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए, एक तो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया फंडामेंटल राइट्स का, एंड सेकंड आपके पास जो अडॉप्ट किया गया वो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, उसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है। अब देखो इन फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, मतलब बेसिक सिविल राइट्स की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल फ्री स्पीच हो गया, फ्री प्रेस हो गया, फ्री असेंबली हो गया, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, राइट। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी। तो ये आपके पास कराची सेशन हुआ था, तो इसको भी याद रखना कि कराची सेशन में एक तो रेटिफाई किया गया गांधी इरविन पैक्ट को, सेकंड दो रेजोल्यूशंस यहाँ पे अडॉप्ट किए गए, फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। अब ऐसे नहीं पूछेगा, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो फंडामेंटल राइट में छोड़ दो, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम रेजोल्यूशन जो है अडॉप्टेड बाय आईएनसी ऑन विच सेशन। तो कराची सेशन में हुआ था 1931 में, स्पेशल कांग्रेस सेशन हुआ था, ठीक है। और उसके किसने प्रेसाइड किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रेसाइड किया था। क्लियर बात। Yes, sir. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब कल स्टार्ट करेंगे हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्लियर हुआ, समझ में आया इतना सबको? हाँ जी सर। Yes, sir.